मैं कोई भी वीडियो डाल दूं किसी भी तरह की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लोगों का जवाब जो होता है या जो कमेंट होते हैं वो यही होता है, क्या गुप्ता जी बात करते रहते हो, लोन की बात करते हो, बैंक तो देता नहीं यार, हम जाते हैं बैंक तो लोन देता नहीं है। ऐसी कौन सी दो स्कीम्स हैं जो बहुत पॉपुलर है नंबर 1 और जिनसे छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सकता है? ये जो लोन का जो सिस्टम है ये एक शादी.com है। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं या छोटे व्यापारी करते हैं जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं? जब अपने ऑडिटर से या अपने अकाउंटेंट से वो बैलेंस शीट मुझे लगता है फाइनल करते होंगे तो पूछते हैं, उनको प्रॉफिट सब पता है उनको क्या हो रहा है, वो एक ही बात पूछते हैं, भाई टैक्स कितना बना। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर वर्क को लेकर, इतने पेपर मांगते हैं वो लोन के लिए कि बंदा थक जाता है। मैं मरे हुए पैसे को हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। MSME समाधान का तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत चीड़-फाड़ कर लिया, तो ये समाधान इज अ फेलियर, क्या हम एक्सेप्ट कर लें? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। अब ये कहना हो रहा है कि SME IPO स्कैम है। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि सभी चिंतित हैं। अब शायद समय आ गया कि जो SMEs ऐसी हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हीं को आना चाहिए इस पब्लिक इशू में। एक व्यापारी के जीवन में ना एक ही समस्या होती है, क्या? कैश फ्लो। और ये कैश फ्लो कैसे इफेक्ट होता है? पहला, या तो उसको लोन चाहिए होता है एक्सपेंशन के लिए, काम आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा इतना नहीं होता। और दूसरा, या उसने क्लाइंट का कोई काम किया और उसकी पेमेंट फंस गई है। अब पेमेंट फंस गई है तो कैश फ्लो में पूरी गड़बड़ हो जाती है। और इन दो चीज़ों का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आज का पॉडकास्ट समझे क्या क्या इसके बारे में है। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो MSME चेंबर, जो इंडियन MSME चेंबर है, उसके प्रेसिडेंट हैं। तो लोन से लेकर डिलेड पेमेंट कैसे वो दिला सकते हैं, और SME IPO क्या है, और क्या ये एक बबल है, और क्या ये बर्स्ट होने वाला है, या आगे चल के SME IPO में बहुत पैसा बन सकता है SMA के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी। तो ये सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपका पैसा फंसा है तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आप अपना पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं आज के समझे क्या के एपिसोड में हमारे गेस्ट मुकेश मोहन गुप्ता जी, जो हैं प्रेसिडेंट MSME चेंबर्स के। थैंक यू सो मच मुकेश सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि जब हम किसी का दुख दर्द छूते हैं तो लोगों को ना वो पेन पॉइंट शायद एक्चुअली में बहुत लग जाता है और वो कनेक्ट कर पाते हैं। और MSMEs की बात करें या छोटे व्यापारियों की बात करें तो उनका हमेशा दुख दर्द लोन होता है। मैंने आपका जितना आपका YouTube चैनल देखा है, और ऑब्वियसली आपके YouTube चैनल पे तो इट इज़ सो इन्फॉर्मेटिव, इतना इन्फॉर्मेटिव है, पर जो सवाल नीचे होते हैं, चाहे वीडियो आपकी लोन के बारे में हो ना हो, सवाल ज़रूर लोन के बारे में होता है। तो पहले मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी दो स्कीम्स हैं, आप प्लीज़ पहले ये बताओ, जो बहुत पॉपुलर है नंबर 1 और जिनसे छोटे व्यापारियों को आसानी से लोन मिल सकता है। समस्या यही है कि जो मुझसे बात करता है ना, वो और कोई बात ही नहीं करता, वो लोन की बात करता है, और आपने भी वहीं शुरू किया। क्योंकि मैं कोई भी वीडियो डाल दूं किसी भी तरह की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लोगों का जवाब जो होता है या जो कमेंट होते हैं वो यही होता है, क्या गुप्ता जी बात करते रहते हो, लोन की बात करते हो, बैंक तो देता नहीं यार, हम जाते हैं बैंक तो लोन देता नहीं है। मैं बात करूंगा आपसे कि लोन बैंक क्यों नहीं देता, लेकिन जहां तक आपने कहा कि भाई दो स्कीम बताओ लोन की, तो मैं कहूँगा कि जो ये छोटे व्यापारी हैं ना, इनकी समस्या ये होती है कि ये या तो सिक्योरिटी इनके पास होती नहीं है। जो बैंक कहता है कि भाई लोन अगर लेना है तो भाई सिक्योरिटी लाओ, सिक्योरिटी में क्या चाहिए, उनको कहते हैं भाई लाओ अपना घर लाओ, अपनी दुकान लाओ, ऑफिस लाओ, कोई प्रॉपर्टी लाओ। तो या तो कुछ लोगों के पास वो होती नहीं है, अभी नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई सिक्योरिटी तो मेरे पास कुछ है नहीं, कोई कहेगा मेरे पिताजी के नाम में, कोई मम्मी के नाम में, तो मैं सिक्योरिटी कहाँ से लाऊं अभी। तो सबसे जो फेमस स्कीम है, अगर मैं कहूँ कि भाई अच्छा कोलेटरल फ्री लोन दे देंगे आपको, और कितना दे देंगे, 5 करोड़ तक दे देंगे। तो एक स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, जो छोटे हैं, माइक्रो और स्मॉल, मीडियम को भी नहीं मिलती, यानी जिनकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है, उन लोगों को 5 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन देने की एक गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छी स्कीम है और इसका काफ़ी क्रेज़ है। और जैसे जैसे इसकी लिमिट बढ़ती जाती है ना, जब 2 करोड़ थी पहले तो लोगों को सबको 2 करोड़ चाहिए था, अब इसकी लिमिट 5 करोड़ कर दी, तो अब लगता है लोगों को जी हमारी रिक्वायरमेंट 5 करोड़ हो गई। तो ये एक
काफ़ी फेमस स्कीम है। एक और स्कीम है जिसका अभी उतना चलन नहीं है, पर मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत कुछ होगा, क्योंकि आपके जो दर्शक हैं बहुत सारे स्टार्टअप होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो स्टार्टअप कहते हैं कि यार ये तो एग्जिस्टिंग वालों को तो चलो आपने दे दिया, या नए वालों को दे दिया 5 करोड़, हम तो स्टार्टअप हैं, हमें तो ना कोई एक्सपीरियंस है, हम तो बस आइडिया है हमारे पास, तो हमें क्या करोगे आप। तो उनके लिए भी सरकार लेकर आई है, उन्होंने कहा कि भैया आपको भी हम गारंटी दे देंगे, आपके लोन की क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। और वहाँ कहा कि भाई उनको 10 करोड़ तक का लोन दे देंगे बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। बस कंडीशन ये है कि आप स्टार्टअप में आपका रजिस्ट्रेशन हो और कम से कम 12 महीने का तो हमें दिखा दो यार कुछ, कि कुछ तो काम किया है आपने प्रॉफिटेबल, तो आपको दे देंगे। तो ये स्कीम है। इसके अलावा और बहुत सारी हैं जहाँ सब्सिडी स्कीम भी है, पीएमईजीपी है, मुद्रा लोन है बहुत छोटे लोगों के लिए। तो लोन की स्कीम तो काफ़ी सारी हैं, बट मैं कहूँगा कोलेटरल फ्री लोन जब चाहिए तो ये शायद स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट। कोलैटरल फ्री लोन में फिर आप क्या जैसे कहते हैं ना, क्या गारंटी है कि वो बंदा लोन पे करेगा, वो आप कैसे कैसे सोचते हैं कि हाँ ये बंदा हमें पे कर देगा यार, इसको दे दो, क्योंकि फिर क्या क्या डिफॉल्ट बड़े हैं उसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये जो लोन दिए जाते हैं तो इसमें काफ़ी कुछ देखना होता है, और अगर मैं कहूँ कुछ चीज़ें कि प्रमोटर ये एक 3 चीज़ हैं जो देखने वाली होती हैं ख़ास तौर से। तो देखते हैं कि भाई अगर उन्होंने कोई पहले बिजनेस किया तो उसमें कभी कोई लोन लिया तो डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, ये देखना चाहते हैं। तो क्रेडिट ब्यूरो है उसका देख लेते हैं। भाई आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है। मैं कल को कहूँ कि मैं तो जी गारमेंट की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, तो भाई हमसे पूछेगा बैंक, भाई गारमेंट की आप लगाना चाहते हो, क्या बनाओगे, कहाँ बेचोगे, कितने का खरीदोगे, कितने का बेचोगे, आपके पास इसको बनाने का आपने कोई कभी जॉब किया है, कोई बिजनेस किया है, छोटा किया है, आपने कोई ट्रेडिंग की है, अब आप मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन का। तो ये सब चीज़ें बैंक देखना चाहता है, और सब पूरी तरह से संतुष्ट जब हो जाता है कि हाँ यार इसको दे दें, तभी वो उसको लोन। तो ये भी प्रॉपर इंटरव्यू प्रोसेस ही है, आपको क्लियर करने होते हैं सारे स्टेप्स, तभी ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया। देखो ये पैसा तो मेरा और आपका है ना जो दे रहा है बैंक, तो देखेगा तो जरूर कि यार अगर नहीं दिया तो हम और आप तो पकड़ेंगे, साथ में जो सीबीआई ईडी है वो भी पकड़ेंगे उसको भैया, तो देखना तो पड़ेगा। बट मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ये ना एक शादी.com है, ये जो लोन का जो सिस्टम है ये एक शादी.com है। यहाँ क्या है, जैसे लड़के लड़की दोनों घूम रहे हैं ना आजकल, शादी वादी 30-35 साल में होती है, हमारे ज़माने में शायद थोड़ा जल्दी 20-25 साल में हो जाती थी। तो अब दोनों घूम रहे हैं कि भाई लड़का भी लड़की को ढूंढ रहा है, लड़की वाले लड़के वाले को ढूंढ रहे हैं, पर वो मिलन थोड़ा मुश्किल से होता है। ऐसी ये शादी.com की तरह बोरोवर और बैंकर की शादी.com है। यहाँ जो बैंक है, जो लेंडर हैं, अगर वो लोन नहीं देंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा जी। वो तो अगर लोन देना बंद कर देंगे तो उनकी दुकान क्या है, हमसे डिपॉजिट लेते हैं, किसी को लोन देते हैं, बीच में जो कमीशन है वो अपना जो मार्जिन है जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन निम कहते हैं, वो उनका जो बचत है उनके अपने खर्चे वर्चे निकाल के। तो अगर वो लोन नहीं देंगे तो वो गड़बड़ है। और तो ये ढूंढ रहे हैं जो बैंकर हैं वो ढूंढ रहे हैं बोरोवर को, बोरोवर ढूंढ रहे हैं बैंकर को, लेकिन दोनों की जन्म पत्री है जी। जन्म पत्री कैसे हैं, जो बैंकर है उनकी जन्म पत्री क्या है, उनकी जन्म पत्री में लिखा है कि भाई लोन पॉलिसी जो हमारी है कि हमारी जो रेशो ये होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, सिक्योरिटी अगर है तो ये होना चाहिए। जो बोरोवर है उसकी जन्म पत्री उसकी बैलेंस शीट है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। वो कहता है भाई साहब मेरे तो पिछले मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, मेरी जो रेशोज़ हैं वो सब गड़बड़ हैं, मैंने अपना पैसा लगाया नहीं, तो दोनों की जन्मपत्री मिलती नहीं है जी। जहाँ जन्मपत्री मिल गई वहाँ लोन मिल गया। तो अक्सर मुझे लग रहा है जन्मपत्री मिल नहीं रही है, क्योंकि लोग लोन के लिए परेशान तो हैं। नहीं तो मिलती है। मैं इसमें देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो खास तौर से जो छोटे व्यापारी हैं ना, उनको शायद उतना अभी समझ नहीं है अपनी बैलेंस शीट बनाने में। तो जो उनकी बैलेंस शीट है वो बैंकेबल नहीं होती, लेकिन इसका समाधान आ गया है। अच्छा। और इसका समाधान ये है कि हमने भी डिस्कस किया, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से हमने डिस्कस किया बजट से पहले। हमने भी उनको सलाह दी कि ये छोटे अगर ये जो व्यापारी है ना, इनको आप बैलेंस शीट देखोगे तो एक को लोन नहीं मिलेगा जैसे आपने कहा, तो इनकी जन्मपत्री मिलेगी नहीं भाई। तो इसका समाधान क्या है, तो हमने भी ये कहा कि देखिए इनको कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग करें। मतलब ये है कि आप के पास, मैं समझता हूँ कि किसी भी लोन देने के लिए जो आपने कहा ना इंटरव्यू लेंगे, तो उसकी जो बायोडाटा है ना उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी हैं भाई, उसके हिसाब से देख लो आप। तो कैसे लिखा है, उसका जीएसटी रिटर्न आप देख लो जीएसटी के हिसाब से उसकी टर्नओवर बढ़ रही है, घट रही है, कितने कौन कौन से उसके एरिया हैं जहाँ कर रहा है, वो कंप्लाइंट है या नहीं है, अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करता है, टैक्स समय से देता है या नहीं।
आप उसके क्रेडिट ब्यूरो देख लो, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख लो कि भाई वो क्या कोई पहले लोन लिया था, नहीं लिया था तो वापस करता है समय से, डिफ़ॉल्ट करता है। आप उसका बैंक स्टेटमेंट देख लो, वहाँ से सब आजकल इतने बढ़िया सॉफ्टवेयर्स हैं, वो बता देंगे बैंक स्टेटमेंट देख के कि भाई आप पैसा बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो या बिल्डर विल्डर को दे के अपना प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपके चेक कितने डिसऑनर होते हैं वहाँ आप देख सकते हो, आप उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो ये 4 चीज़ें अगर हमने देख ली, और क्या चाहिए। तो ये कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग में अब धीरे धीरे प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी तो थी, अब इस बजट में कह दिया सरकार ने कि भाई प्राइवेट जो बैंक के अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है तुम भी ज़रा संभल जाओ और दे दो भैया इनको ये नया असेसमेंट तरीका करके कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग आप भी करो। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं या छोटे व्यापारी करते हैं जब वो लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास, आप कह रहे हो, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी होती है, जीएसटी नंबर भी होता है, कुछ तरीके का रिकॉर्ड भी होता है, पर फिर भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी क्या गलतियां होती हैं? तो 2-3 गलती मैं बताता हूँ। देखो, एक तो क्या होता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो दिखाते नहीं है, और ख़ास तौर से जो छोटे व्यापारी हैं उनकी समस्या क्या होती है, जो बैलेंस शीट है ना, वो बैलेंस शीट जब उनकी फाइनल हो रही होती है ना, मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा ऐसे बोलता हूँ कि उनको ना उस बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं होता। तभी तो मार्च की बैलेंस शीट अक्टूबर नवंबर में जाके भी, अगर सितंबर में जाके बने, रो के तब फाइनल भी उनको लगता है कि यार अभी तो लास्ट डे और बढ़ जाए थोड़ा, इस बार भी बढ़ा दिया गया। तो क्या होता है कि उनका जो क्वेश्चन है वो एक ही होता है, जब अपने ऑडिटर से या अपने अकाउंटेंट से वो बैलेंस शीट मुझे लगता है फाइनल करते होंगे, तो पूछते हैं, उनको प्रॉफिट सब पता है उनको क्या हो रहा है, वो एक ही बात पूछते हैं, भाई टैक्स कितना बना, टैक्स कितना बना, यही पूछते हैं। अच्छा, उसने ऑडिटर ने कहा साहब 2 लाख रुपए टैक्स, अरे भाई साहब इतना कहाँ है मेरे पास, टैक्स कम करो। जहाँ उन्होंने ये कहा और उनका ऑडिटर ये मान गया कि चलो, या उनका अकाउंटेंट मान गया चलो टैक्स कम करते हैं, देखते हैं कुछ, समझ लो वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप अपने दुश्मन ने आपको खुश कर दिया। तो जब वो आते हैं ऐसे लोग हमारे पास और वो कहते हैं कि हमें बैंक लोन नहीं दे रहा, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई साहब आपने अपनी बैलेंस शीट में लिख के रखा हुआ है, देखो आप ध्यान से पढ़ो, इसमें दिख रहा है मुझे लिखा हुआ कि बेटा लोन दे दो मुझे और मैं वापस तो मैं कर नहीं सकता। तो कह रहे कहाँ लिखा है, इसमें तो कहीं लिखा नहीं, इसमें तो फिगर लिखी है, इसमें ये कहाँ लिखा है। तो हम उनको बताने की कोशिश करते हैं कि देखो इसमें इसलिए लिखा है, आप कह रहे हो सपोज आपका 10 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट दिखाया, अब आप 2 पार्टनर हैं तो आपको 5-5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो आपकी जो इनकम है मेरे हिसाब से आप करीब 40,000 रुपये महीना एक कमाते हो। हम कहते हैं इतने कई बार पियोन इतने ले रहे हैं, जो अकाउंटेंट है वो इतना ले रहा है। अगर वो जाएगा बैंक में कि भाई साहब मैं एक अकाउंटेंट हूँ या मैं कोई और प्रोडक्शन में काम करता हूँ, मेरी सैलरी 40,000 है, आप मुझे 5 करोड़ रुपये लोन दे दो, 10 करोड़ रुपये लोन देगा, उसको भगा देगा ना बैंक। तो आप में ऐसी क्या खास बात है कि आपको दें? आपकी बैलेंस शीट को देखकर बैंक ये कहेगा कि भाई आप वापस नहीं कर सकते। किसी भी लोन के रीपेमेंट में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक होता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है, तो आप कहेंगे भाई मैंने देखो पहले जो लिया था वापस कर दिया तो मेरी इंटेंशन बड़ी अच्छी है, बट एबिलिटी टू पे इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आप अगर आपकी एबिलिटी नहीं है तो भैया घर पे छाप के तो आप नोट दोगे तो नहीं। ऐसा कोई रेशियो है सर कि लोग देखते हैं, जैसे बैंकर्स देखते हैं कि यार इतनी प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस इतना, या दिस इज टू दिस का रेशो भी होती हैं, देखिए उसको डीएससीआर बोलते हैं अगर आप कहें, तो मैं समझता हूँ पर उतना टेक्निकल शायद हम ना जाए, डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो बैंक देखता है कि भाई आपका जो कैश फ्लो है और आपकी जो ईएमआई है उनमें रेशो देखता है कि भाई कितनी है, आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मेरा 10 लाख रुपए का अभी मैं प्रॉफिट है अभी, और वो ये कहे कि साहब आप मुझे 5 करोड़ का लोन दे दो, तो 5 करोड़ में ऑन एन एवरेज अगर 10% भी हम इंटरेस्ट माने तो 50 लाख रुपए का तो भाई साहब आपका ब्याज हो जाएगा साल का। ऐसा क्या जादू होगा कि एकदम लोन लेते ही 5 करोड़ आपका 10 लाख का प्रॉफिट एकदम 60-70 लाख रुपए पहुंच जाएगा, है ना? कई बार ऐसी दिक्कत होती है। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉफिटेबिलिटी। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई आप अपना प्रॉफिट अच्छा दिखाओ। अगर ग्रोथ करनी है तो बढ़िया प्रॉफिट दिखाओगे। आजकल तो आईपीओ भी आ रहे हैं एसएमई के, आप आईपीओ में जाओ, पब्लिक से पैसा लो। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अपना जो मार्जिन है ना, अपनी कैपिटल है, वो नहीं दिखाते ये जो छोटे व्यापारी हैं, खास तौर से अपने ही पैसे को अनसिक्योर्ड लोन दिखाते हैं। वो बोलते हैं हम हर बैलेंस शीट में देखते हैं अनसिक्योर्ड लोन, तो मैं पूछता हूँ भैया अनसिक्योर्ड लोन क्या है? बोले जी ये तो दोस्त और रिश्तेदारों का है। यार हमें तो कोई दोस्त रिश्तेदार ऐसा मिला नहीं जो हमें अनसिक्योर्ड लोन दे दे, ये कौन है तुम्हारे दोस्त? तो पैसा उनका अपना है, बिजनेस में लगा भी है, बट वो अपनी कैपिटल ना दिखाकर उसको दिखाते हैं कि ये मेरा अनसिक्योर्ड लोन। मेरे सारे दोस्त जितने भी हो गए यार सभी उनको लोन दे देते हैं, पता नहीं कैसे चक्कर दोस्त हैं उनके। तो जो पहली बार अप्लाई कर रहा है सर, जैसे अगर मैं अपना बिजनेस शुरू कर रही हूँ और मैं सर्विस में थी या मैं जॉब में थी, पर मेरे पास एक आइडिया है, मैं कर रही हूँ उसमें काम, मैंने कुछ चीज़ें उसमें तैयार भी कर ली हैं लेट से, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ लोन में और मेरे पास एक्चुअली आपको कुछ वेरीफाई करने के लिए बहुत चीज़ें नहीं होंगी शायद जो आप कह रहे हैं,
तो उस केस में वो बंदा क्या कर सकता है, व्हाट इज द प्रोसेस या प्रोसीजर जो वो कर सकता है, और उसको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या टेन्योर, ये सब चीजें क्या ध्यान रखनी चाहिए? देखो आपको तो लोन मिल जाएगा, आप कल अप्लाई करो तो आपको ढूंढ रहे हैं बैंक वाले, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्यों ढूंढ रहे हैं। कुछ स्कीम ऐसी हैं जो खास तौर से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए हैं, और जैसे स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है, मुझे समझो आप रोज कम से कम एक बैंक वाले का फोन आता है कि भाई मुझे कोई स्टैंड अप इंडिया में लोन करने हैं, क्योंकि हर बैंक की हर ब्रांच को कम से कम एक लोन टारगेट जरूर होगा, करना है, हाँ। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का और एक SC ST एंटरप्रेन्योर का। तो वो ढूंढ रहे हैं कि भैया कोई मिल जाए, वुमेन एंटरप्रेन्योर मिल जाए, SC ST कैंडिडेट मिल जाए, उनको हम लोन दे दें। नेचुरली वो ये जरूर देखेंगे कि भाई आपको कुछ कुछ तो, और एक बात और है उस खास लोन की, कि केवल और केवल नए एंटरप्रेन्योर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मिलता है। मतलब अगर आप एक बिजनेस कर रही हैं ऑलरेडी और आप कहें कि मैं एक दूसरे बिजनेस करना चाहती हूँ या इस बिजनेस को बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे लोन दे दो, तो आपको नहीं मिलेगा। तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए हैं। तो आप अगर नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो मुझे बताओ, मैं कल आपके किसी बैंक को मीटिंग कराता हूँ, आपको लोन कराता हूँ। तो या जितने भी आपके जो दर्शक हैं वो अगर ऐसे इस कैटेगरी में है तो उनको, और भी ऐसी कई स्कीम हैं जो PMEGP की स्कीम कहलाती है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, वहाँ भी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को मिलते हैं। नए जो बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कोई बिजनेस नहीं किया, उनको मिल सकता है। उसमें यही देखते हैं कि आपने कहीं ना कहीं उसका कोई ट्रेनिंग ली हो, कोई आपको उसका एक्सपीरियंस हो, कहीं आपने जॉब किया हो, या आप किसी तरह बैंकर को सेटिस्फाई कर सकते हो कि भाई ये देखो मैं काम कर लूँगी आराम से। तो एक चीज़ और ना, मैंने आप ही के इसमें काफ़ी सवाल देखे थे वाले पेपर वर्क को लेके। उसमें लिखा हुआ लोगों ने कि हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर वर्क को लेके, इतने पेपर मांगते हैं वो लोन के लिए कि बंदा थक जाता है। तो ऐसा क्या, मतलब अगर हम लोन्स ईजियर कर रहे हैं तो हम पेपर वर्क ईजियर नहीं कर सकते थोड़ा? मतलब डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे क्या की डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए ही चाहिए, तो ये बाकी का पेपर वर्क कहाँ से आता है? तो मैं ये कहूँगा, जो लोग आपको ऐसे बोलते हैं या मुझे ऐसे बोलते हैं कि भाई हम थक जाते हैं पेपर वेट देते देते, आप प्लीज आपने सुबह तो सुना होगा ये बहुत, भाई आपको सुबह जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, थकने का दूर करिए, जिम विम ज्वाइन करिए। क्यों पेपर ढूंढने में थकते हैं? तो पेपर ढूंढने में ही अगर आप थक जा रहे हैं तो कुछ मेरे ख्याल में फिजिकल प्रॉब्लम है कुछ, कहीं ना कहीं, है ना, ये पेपर की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पेपर क्या मांगता है बैंक, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि पेपर क्या मांग रहा है। क्या अगर मैं लोन लेने गया तो वो क्या ये कहता है कि जी आप स्मृति जी का वो लेके आओ, मुझे पैन कार्ड, तब मैं आपको लोन दूंगा, ठीक है? या उनका आधार लेके आओ, यार मैं कहाँ पर ढूंढूंगा, यार स्मृति जी कहाँ है, यार कहाँ मिलेंगी मुझे, किसका लेके आऊँ मैं, या किसी और XYZ का दे देगा, उनके पेपर उनकी बैलेंस शीट लेके आओ। ऐसा तो नहीं मांग रहा ना बैंक। बैंक क्या कहेगा, भाई आपने KYC दे दो, मेरे KYC में ले लो जी, मेरा आधार ले लो, मेरा पैन ले लो, और क्या चाहिए जी आपको, मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न ले लो, और क्या चाहिए जी, मैं अगर बिजनेस करता हूँ तो मेरी बैलेंस शीट ले लो, हाँ। जो पे मेरा अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म की डीड दे दो, कंपनी है तो मेमोरेंडम दे दो, उसके डॉक्यूमेंट दे दो, जहाँ आप जगह काम कर रहे हो उसका रेंट एग्रीमेंट। मतलब कहने का ये है कि जो डॉक्यूमेंट मांगेगा मेरे और मेरे बिजनेस से रिलेटेड मांगेगा। अब मैं अगर अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं दे सकता तो इससे ज्यादा तो कभी कभी वीजा और पासपोर्ट में ही डॉक्यूमेंट लग जाते हैं मुझे लगता है, जब आप वीजा अप्लाई कर रहे हो तो हाँ, US वो का। भी मांगते हैं सब, बैंक स्टेटमेंट और नेटवर्थ और वो सब वो भी मांगते हैं। तो लोन देने में मुझे लगता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट मांग रहा है भैया, उसमें मत तक। तो यही डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है लोगों को, या इसके अलावा बैंक और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है जो ढूंढने में फिर बड़े? कहीं ढूंढने में नहीं दिक्कत होती, उन्हीं के कंप्यूटर में रखे हैं, उन्हीं के अलमारी में रखे हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट मांगता है। और कोई डॉक्यूमेंट बैंक मांग ही नहीं, किसके मांगेगा, मतलब मेरी तो मांगेगा डॉक्यूमेंट, मेरे से तो कहेगा। अब क्या है, मान लो मैंने रेंट एग्रीमेंट कर लिया मैंने 11 महीने का, और बैंक से हम कह रहे हैं कि आप मुझे 5 साल का एक लोन दे दो। बैंक कहेगा भैया 11 महीने के बाद आपका जो ये लैंडलॉर्ड है वो तो भगा देगा आपको बाहर, कि 11 महीने का आपका रेंट एग्रीमेंट है, फिर मैं कहाँ ढूंढूंगा आपको। तो आप कम से कम 5 साल का आप लोन ले रहे हो तो 6 साल का तो आप एग्रीमेंट करो। अब वो कहते हैं साहब मैं 6 साल का एग्रीमेंट करूंगा तो मुझे स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम है कंप्लायंसिस की। अगर आप पूरी तरह से कंप्लायंट हैं, क्या दिक्कत है, आपको देनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी, आप दीजिए। आपको आपने ले ली प्रॉपर्टी पावर अटॉर्नी पर, अब आप कह रहे हो मैं इसको कैसे दूं आपको, ये आपके भी हित में भैया, पावर अटॉर्नी की प्रॉपर्टी अपने नाम करा के रखो। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें होती है जहाँ पर लोगों को लगता है, बट मैं समझता हूँ कि ये जो अवेयरनेस है, और ये जब हमने अपना जो चैनल शुरू किया था वो भी इसीलिए किया था कि भाई लोग थोड़ा अवेयर हो जाएं, कुछ चीज़ें हैं हम उनको बता सकें। मतलब मैं भी कहूँगी अगर आपको लोन्स के बारे में, डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स, कुछ भी आपको MSMEs की ग्रोथ के बारे में पता करना है तो सर का चैनल MSME हेल्पलाइन प्लीज़ देखिए एंड डू सब्सक्राइब टू इट। तो आई थिंक आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिल सकती है। एक सारी चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे आपका जो लोन का पैरामीटर्स हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं।
तो उसको इम्प्रूव करने के लिए या उस ये मेक श्योर करने के लिए कि आप उसमें रेटिंग में गिरे नहीं, व्हाट कैन एंटरप्रेन्योर्स डू? तो यही 2-3 चीज़ें, हर चीज़ के लिए ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो लोन यही लेने follow के लिए वही हैं। जैसे खास तौर से आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रखिए, आप कंप्लायंट रहिए, कोई भी चीज़ डिफ़ॉल्ट डिले नहीं करना। मतलब अगर आपकी जीएसटी रिटर्न है, जो ड्यू डेट है उस डेट पे, मैं हमेशा ना एक चीज़ और मैंने सरकार को भी लिखा है कि ये ड्यू डेट वर्ड जो है ना ये ख़त्म हो जाना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए लास्ट डेट। और आप जितने भी व्यापारी भाई बहन मेरे देख रहे हैं यहाँ पर, उसको ध्यान रखें, भैया ड्यू डेट कुछ नहीं होती है, सरकार ने गलत कर रखा है, ड्यू डेट नाम रख रखा है। क्योंकि क्या होता है, अब ड्यू डेट कर दी उन्होंने कि बैलेंस शीट फाइल करने की 30 सितंबर है, सपोज 30 सितंबर, तो मैं समझता हूँ कि 30 सितंबर तक कुछ करना ही नहीं, 30 सितंबर को देना है मुझे। बट ऐसा नहीं है, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट। मतलब ऐसे जो भी कोई डेट है, तो हम क्या करते हैं, अब वो 30 तारीख को हम फिर करते हैं, यार आज तो हुआ नहीं, थोड़ा डेट बढ़ा दो, कुछ कर दो। तो इसी तरह आपकी कोई बैंक की इंस्टॉलमेंट है, कोई आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है, जीएसटी की रिटर्न है, पीएफ है, जो भी कंप्लायंसेस हैं, मैं कहूँगा कंप्लायंसेस में बिल्कुल पक्का रहना है, डिफॉल्ट नहीं करना, एक दिन का भी डिले नहीं करना। अरे 5 दिन पहले करो। जैसे हमने अपने ऑफिस में क्या सिस्टम बना रखा है कि सपोज हमारे बिल हैं जो भी, तो हमारे यहाँ कोई ड्यू डेट का सिस्टम नहीं है। हमारे ऑफिस में है जिस दिन बिल जनरेट हुआ उस दिन पेमेंट होना है, क्योंकि बिल जनरेट होने के बाद 15-20 दिन महीने भर का टाइम होता है कि आप इतने दिन में पेमेंट करो। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई, हमने अपना सिस्टम बना रखा है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं, जिस दिन बिल जनरेट हुआ वो हमारी ड्यू डेट है, उसी दिन आप उसका पेमेंट कर दो। जिस दिन हम कर सकते हैं जीएसटी का फर्स्ट डे हम पे कर सकते हैं, जिस दिन हम टीडीएस पे कर सकते हैं उस दिन आप पे करिए, लास्ट डे में पे करने की कोई जरूरत नहीं। तो एक तो ये है कि आपने रेटिंग की जैसे बात की, तो रेटिंग में एक तो ये है कि आप जो भी कंप्लायंसेस हैं, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, उनका प्लीज़ समय से ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरा ये कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ठीक होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि रेशो, तो बैंक रेशो देखता है, ये बैंक देखता है कि भाई, या जो रेटिंग एजेंसी है वो भी यही देखती हैं कि आपकी जो रेशोज़ हैं वो कैसी हैं, आपकी जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, आपका जो इंटरेस्ट जा रहा है, क्या आपका कैश फ्लो सफिशेंट है कि वो जो इंस्टॉलमेंट और आपका इंटरेस्ट जा रहा है उसको पूरी तरह से उसको कवर कर सके। आपका जो अपना मार्जिन है बिजनेस में, वो आपकी जो कैपिटल है उसको डेट इक्विटी रेशो या टोटल आपका जो नेटवर्थ है और टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज़ है वो रेशो बैंक देखना चाहता है कि आपका बिजनेस में कम से कम 25% का स्टेक होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें देखता है बैंक। अगर ये, या रेटिंग एजेंसी, अगर ये ठीक है तो आपकी रेटिंग भी अच्छी आएगी। वैसे अभी तो बहुत सारे बैंक्स ने 25 करोड़ और 50 करोड़ तक के लिए रेटिंग की कोई बहुत खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बैंक अपनी इंटरनल रेटिंग करता है, बट अपनी इंटरनल रेटिंग जब करता है वहाँ पर भी बैंक यही सब चीज़ें देखते हैं। जी सर, इतनी सारी स्कीम्स हैं जो लोन देती हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस को, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ बिजनेसेस को, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे इतनी सारी स्कीम्स डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे। पर अगर किसी को इनके बारे में जानना है, कोई एक रिपोजिटरी है जहाँ वो जाके इनके बारे में पढ़ सकता है, और अगर उसको समझ नहीं आता पढ़ के, क्योंकि क्या होता है वो रिपोजिटरी में इतने सारे वो चीज़ें लिखी होती हैं कि कभी कभी जो व्यापारी होता है, मुझे नहीं लगता वो इतनी इस लैंग्वेज को समझ के इंटरप्रेट कर पाता है। तो अगर उसको फिर ये समझना भी हो, तो क्या कोई ऐसा एक रिपोजिटरी है जहाँ वो जा सकता है, पूछ सकता है, या वो कहाँ जाके इसके बारे में सीख सकता है? नहीं, उसके पास ना मजबूरी क्या होती है, छोटे व्यापारी के पास बेचारे के समय नहीं होता, क्योंकि वो ही प्रोडक्शन करेगा, वो मार्केटिंग करेगा, वो अकाउंट्स देखेगा, वो पैसे कलेक्ट करेगा, सब और वो कुछ उसको एडवाइजर करना है, सीएस के पास सब कुछ जाते नहीं करना है है। ज़्यादा। हाँ, मतलब तो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा एडवर्टीजमेंट कर लूँ अपना। तो सबसे बढ़िया है एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर जाइए। कोई स्कीम, मैं कहता हूँ गारंटी है आपको सब स्कीम की जानकारी वहाँ जरूर मिलेगी। सर, लगभग हमारे पास कितनी स्कीम्स होंगी लोन देने के लिए? मतलब एक नंबर आप अगर बता सकें तो। नहीं, देखो क्या होता है कि बात स्कीम के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए कि क्या स्कीम है। कई बार पूछते हैं कि मुझे किस स्कीम में लोन मिलेगा। भाई आप स्कीम छोड़ दो, आपको केवल एक चीज़ आपको प्रूव करनी है कि आपका जो बिजनेस है वो वायबल है। बस वायबल है से मतलब ये है कि आप जो बिजनेस करोगे, उससे जो आप पैसा कमाओगे, उससे आप दो काम आपको कर सकते हो। एक, आप अपने लिए भी कुछ जनरेट करो कैश अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, और आप जो लोन है उसका भी रीपेमेंट कर सको। तो ये दो चीज़ें अगर हैं तो वो स्कीम तो बैंक अपना आप देख लेगा किस स्कीम में करना है। तो पर फिर भी लगभग कोई नंबर तो होगा हमारे पास कोई देखो ऐसे? ये ना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारे बैंक हैं, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट बैंक्स हैं, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, हमारे यहाँ एनबीएफसी हैं, हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी वगैरह हैं, एनएसआईसी हैं। हर इंस्टीट्यूशन की या हर लेंडर की अपनी बहुत सारी स्कीम होती हैं। एनबीएफसी हैं, एनबीएफसी की बहुत सारी स्कीम है। हाँ,
100-200 NBFC काम कर रही हैं, सब ने 5-5, 7-7, 10-10 स्कीम चला रखी हैं अपनी। कोई कहता है कि भाई मैं तो केवल आपका GST देखूंगा जी, अच्छा, मुझे बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं, आपकी बैलेंस शीट लॉस में है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो आपका देखूंगा GST, और GST अगर आपकी रिटर्न आप फाइल करते हैं, आपकी इतनी टर्नओवर है तो मैं उस टर्नओवर के बेस पर आपको फंडिंग कर दूंगा। कोई कहता है यार चलो आपके पास GST भी नहीं देखता, मैं तो केवल आपका बैंक स्टेटमेंट देखूंगा जी, आपके बैंक में अगर ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सबमिशन हो रहे हैं, आपके पैसा आ रहा है जा रहा है, तो बस मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी है। सर ये मत बोलो, सब पूछने लग जाएंगे ऐसा बिल्कुल कौन हम सा दिलाए, बैंक? मैं आपको बोल रहा हूँ, हमने अभी दिलाए 60-65 करोड़ का लॉस, उसको भी दिया बैंक ने, क्योंकि वायबिलिटी होगी, उसको भी किसी ने लोन दिया कि भाई वो रीजन था जो भी था, वो कहते हैं हम देखते ही नहीं आपको लॉस है प्रॉफिट है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था शुरू में, कैश फ्लो बेस्ड लैंडिंग, आपका कैश जनरेट हो रहा है, आप उसको खर्च कर रहे हैं, तो बैलेंस शीट नहीं देखते। कुछ कहते हैं कि भाई हम ये GST के बेस पर करते हैं, कुछ कहते हैं हम आपका केवल इनकम टैक्स की रिटर्न देखेंगे जी, बाकी कुछ नहीं देखेंगे आपकी, कुछ कहते हैं हम आपका बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, कुछ कहते हैं हम आपके अच्छा पुराने अगर लोन आपने लिए हैं उनको टाइम से पे कर रहे हैं, हम आपको और दे देंगे। तो ये न जाने कितनी स्कीम्स हैं जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लेंडर हैं, उनकी स्कीम है। तो आपने मुझे अच्छा बताया, तो मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक किताब लिख दूं। तो आप मुझे वीडियो लगता है करो सर, वीडियो देखेंगे लोग। नहीं, वीडियो में हम डालते हैं, लेकिन इतनी स्कीम्स हो सकती हैं इसके लिए कि हर NBFC, हर बैंक, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी अलग स्कीम्स होती हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं उनकी अलग स्कीम है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए अलग। पर बस बात एक ही है कि आपका प्रोजेक्ट अगर वायबल है तो भैया पीछे पीछे दौड़ रहे हैं बैंक वाले, समझ लो दौड़ लगा रहे हैं आपके पीछे कि भाई आ जाओ पैसे ले जाओ हमसे। सर अभी हमने एक प्रॉब्लम की बात हाँ, की जो है लोन्स जी। अब मैं एक दूसरी प्रॉब्लम पे आती हूँ, वो भी आई थिंक बहुत ही आपके यहाँ टॉप प्रायोरिटी प्रॉब्लम है अगर मैं कहूँ, वो है पेमेंट डिस्प्यूट और पेमेंट्स। और MSME समाधान का तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत चीड़फाड़ कर लिया, और नंबर्स भी ये कहते हैं, अगर मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं कि 26,000 करोड़ पेमेंट पेंडिंग है अभी उसमें, और काफ़ी रिजेक्शंस है इन द लास्ट 5 years, और जितनी एप्लीकेशंस हैं उसके हिसाब से रिजेक्शंस भी काफ़ी हैं। तो ये समाधान इज अ फेलियर, क्या हम एक्सेप्ट कर लें? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो ये 26,000 करोड़ तो बहुत छोटा आपने अमाउंट बता दिया। 10 लाख करोड़, अच्छा, दोबारा सुन लो आप, 10 लाख करोड़ रुपीस जो है, अभी एक रिपोर्ट आई है, एक गेम ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने और DNB ने, उन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट बनाई थी। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो अमाउंट है दैट इज स्टक अप, वो खाली इनका MSMEs का। कहाँ फंसा हुआ है वो सरकार में फंसा हुआ है जी, PSUs में फंसा हुआ है, वो लार्ज कॉर्पोरेट में फंसा है, या वो हो सकता है किसी दूसरी MSME में फंसा हुआ हो, बट है बेचारों का इनका MSME का। तो 10 लाख करोड़ से इसमें हमने एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई हुई है, और हम ये बोलते हैं, मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट की थी, मैंने उनको बोला कि यार देखो मैं मरे हुए को वापस लेके आ रहा हूँ, एक ऐसा एक काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मरे हुए मतलब मरे हुए लोगों को मैं जिंदा नहीं करके ला रहा हूँ, मैं मरे हुए पैसे को हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना सक्सेसफुली हम कर रहे हैं कि हमने 3 करोड़ रुपए का किसी का एक ड्यूज था, हमने 15 दिन के अंदर उनको वापस दिलाया। और ये 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 70,000, 50,000, ये तो मतलब न जाने नंबर ऑफ़ केसेज हैं जिनके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। मैं खुद, ये जो आपने फैसिलिटेशन काउंसिल की आपने बात की, समाधान की बात की, उसमें मैं खुद स्वयं मैं मेंबर हूँ एक फैसिलिटेशन काउंसिल की, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि ये हम जो अमाउंट है जो फैसिलिटेशन काउंसिल में कोई भी MSME अपना कंप्लेंट फाइल करती है उनको दिलाया जाए। ये आपकी बात पार्टली सही है कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है उसके लिए हमने सरकार से बहुत हम डिस्कशन कर रहे हैं, और बहुत जल्द मैं आपके दर्शकों को भी बता दूं कि भाई बहुत जल्द ये जो MSMED एक्ट जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, ये 2 अक्टूबर 2006 को आया था। तो काफ़ी समय हो गया इसको आए हुए, करीब कितने साल हो गए, 18 साल हो गए, अक्टूबर ये अब चल रहा है। अब इसका पूरा रिवैम्प हो रहा है। ये 2006 से आज तक इसका कभी कोई अमेंडमेंट नहीं आया, तो इसका बहुत जल्द कोई अमेंडमेंट आने वाले हैं, और ख़ास तौर से डिले पेमेंट के लिए बहुत नए प्रोविज़न आने वाले हैं। इसमें समस्या ये होती है, जो फैसिलिटेशन काउंसिल जो होते हैं इनके पास बहुत टीथ नहीं होते, दांत नहीं है बेचारों के पास, बिना दांत का ये आदमी है। ये क्या करता है, बुलाता है दूसरी पार्टी को, वो आता ही नहीं है, तो उसको कैसे बुलाए। तो हम लोग तो कई बार ये करते हैं कि हम
पुलिस के थ्रू नोटिस भिजवाते हैं, फिर जहाँ मैं काउंसिल में मेंबर हूँ, कि भाई उनको कम से कम बुलाओ तो एक बार, यहाँ पर आना तो पड़ेगा उनको, आके वो समस्या का समाधान अगर कुछ निकाल सकें तो ये कॉन्सिलिएशन है। मतलब ये कोई ऐसा डिसीजन हम नहीं करते, उनको बैठा के कहते हैं भैया मान जाओ, पैसा दे दो, इसका क्यों पंगे में पड़ रहे हो इसको। अगर वो नहीं देता तब फिर आर्बिट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो इसमें समस्या है, पर मैं कहूँगा कि पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत हैं। कई बार हमने देखा कि जैसे ही नोटिस जाता है ना सरकार का, तो सामने वाला जो अपोजिट पार्टी है वो कहता है भैया क्यों सरकार में जा रहे हो यार, पैसे ले लो। क्योंकि एक तो कोर्ट में तो आदमी सोचता है कि शायद यार सिविल सूट वगैरह है, वहाँ तो चलो मैं चला लूँगा, बहुत समय लग जाएगा। जब सरकार की तरफ से एक नोटिस जाता है ना, तब उनको शायद थोड़ा ज़्यादा डर लगता है। इसलिए जब हमें टैक्स इवेजन का नोटिस आया कि आपका हाँ, टैक्स में कुछ गड़बड़ लग रही है या कुछ, उसी वक्त हम अपने सीए को फोन करते हैं कि भाई क्या गलती हो गई, हमने तो भरा था, चलो चेक करो। बिल्कुल। तो ये डर तो होना पड़ेगा सर। ये डर काफ़ी कुछ है, लेकिन देखिए बहुत सारे निडर लोग भी तो हैं, है ना, तो उनको भी हमें संभालना है। और बहुत जल्द इसमें एक दो चीज़ और आने वाली है, जैसे ओडीआर इसमें आने वाला है। अभी क्या होता है, जैसे मैं कहीं एक स्टेशन पर हूँ, यूपी में है मान लो, हम देखें तो बहुत सारे हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में ये फैसिलिटेशन काउंसिल नहीं है। पहले एक ही होता था यूपी में, अब बहुत सारी जगह पर कर दिया। बट जैसे नोएडा का अगर हम देखें तो मेरठ है जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, नोएडा का भी। तो अगर हम नोएडा में मैं किसी को सामान बेचता हूँ 20,000 रुपये का, और वो मेरा जो अमाउंट है वो नहीं देते, अब मैं क्या करूँ, मैं मेरठ जाऊँ तो मेरठ के मुझे 4-5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो वहाँ का आने जाने का किराया, मैं अपना यहाँ का बिजनेस छोड़ूँ, पता नहीं उसमें भी सामने अपोजिट पार्टी आए या नहीं आए, तो मैं कहता हूँ चलो छोड़ो। अगर नोएडा की नोएडा हो जाए, या मुझे कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि भैया मैं अपने घर पर बैठ के, ऑफिस में बैठ के आराम से ऑनलाइन कर लूँ, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम जो है ओडीआर, वो अब सरकार लेकर आई है। वो इन फैसिलिटेशन काउंसिल में भी पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार डेवलप कर रही है, ताकि ऑनलाइन पूरा ये जो सिस्टम है आर्बिट्रेशन का, वो अपने घर से आराम से कर सकें। मैं समझता हूँ सरकार के कदम तो काफ़ी हैं, और हम तो ये कहेंगे, जैसे सरकार अभी एक लेकर आई सेक्शन 43BH, जिसकी बहुत धूम मची थी पिछले दिनों इनकम टैक्स में। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि भाई अगर आप इन एमएसएमईज़ का पैसा समय से नहीं दोगे, और 31 मार्च को 31 मार्च की आपकी बैलेंस शीट में ये दिखाई देगा कि ये 45 डेज से ज़्यादा का है, तो भैया उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए का अमाउंट किसी का नहीं दिया, या सब एमएसएमईज़ का मिला के नहीं दिया, 45 डेज से ज़्यादा हो गए 31 मार्च को, तो भैया सरकार कह रही पहले 30% तो मुझे हमें दे दो। हाँ, तो 1 करोड़ पे बोले 30 लाख तो मुझे दे जाओ, जब बाद में जब दोगे पेमेंट तब उसको एडजस्ट कर लेना। तो आज तो गया उसका 30 लाख को, कह गया यार 30 लाख इनसे देना, अच्छा यार उन्हीं को दे दो, मैं 1 करोड़ दे दूँ, वो तो फिर भी ड्यू का ड्यू रहा, और उस पर ब्याज भी हुआ। तो सरकार कदम तो काफ़ी उठा रही है, और हम लोग तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इसमें। मैं तो ये कहूँगा कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा हो जिसका पेमेंट समय से नहीं आ रहा हो, प्लीज़ लेजिटिमेट पेमेंट होना चाहिए, कोई डिस्प्यूट ना हो उसमें, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, कोई आपकी जो सर्विस आपने दी उसमें कोई ऐसा ना हो कि वो कहे कि भाई साहब आपने सर्विस ख़राब दी, पर वो भी 15 दिन के अंदर अंदर बता दो भैया अगर कोई आपको डिस्प्यूट है। उसके बाद ये नहीं कि पूरी जब पेमेंट मांगे तब कहेंगे भैया यार तुम्हारा माल खराब था। पर मैंने सुना था बीच में सर कुछ सरकार 50,000 की कुछ लेजिस्लेशन फी अगर आपकी है तो 50,000 की कुछ रियायत, इन द सेंस वो इट इज गोइंग टू फुलफिल दैट, कोई ऐसी भी चीज बीच में निकली थी? ऐसी भी आ रही है कि जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो भी सरकार कुछ देने का एक स्कीम बहुत जल्द आने वाली है। तो जैसे ही आएगी मैं उसके बारे में अभी फिगर उसका हाँ, वो अप टू 50,000 आपने बिल्कुल सही आपने देखा कि अप टू 50,000 सरकार कह रही है कि हम आपको, ये जो ओडीआर है उसी में है कि वो कह रहे हैं कि हम आपको इसमें 50,000 रुपए तक की हम आपको लिटिगेशन कॉस्ट जो आएगी वो भी कवर कर अप टू 50,000। ओके। तो सर पर ये जो एमएसएमईज होते हैं जो फंस गए हैं इस प्रॉब्लम में और इस ट्रैप में, ये अपने आप को इक्विप कैसे करें? क्योंकि क्या होता है इसकी वजह से ना, एक तो ग्रोथ तो ऑब्वियसली काफ़ी उनकी रुकती है, उनका एक मनोबल भी कम होता है आगे बढ़ने का, ट्रस्ट फैक्टर कम हो जाता है लोगों के साथ काम करने का। तो हाउ शुड दे इक्विप देमसेल्व्स कि जब ऐसा डिस्प्यूट होता है, और बिजनेसेस में ऐसा डिस्प्यूट हो सकता है, आप रिस्क के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए आपको, तो वो अपने आप को कैसे इक्विप करें कि यार अगर ये होगा तो यार हमारे में क्षमता है, हम इसको करेंगे ठीक से फाइट? नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये आपका क्वेश्चन है कि भाई ऐसा क्या करें कि ये दिक्कत ही ना हो, और अगर दिक्कत हो तो उसका समाधान आराम से मिल सके। देखिए ये ना जो प्रॉब्लम है ये बड़ी प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है कि वो तो बेचारे का उसका अपना पैसा है ना,
अपना, और उसने अपना जी जान लगाया है उसमें, खून पसीना लगाया है, अपना मटेरियल परचेज किया, सैलरी दी, बनाया, उसको बेचा और उसी को पैसा नहीं मिल रहा उसमें। अब उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, अब अगर उसको ये पैसा नहीं मिलता, तो ये खास तौर से जो छोटे व्यापारी होते हैं उनके पास अपनी कोई इतनी इक्विटी नहीं होती कि चलो डूब गया 1 करोड़ रुपए, यार कोई बात नहीं, और पैसा रखा है घर में तिजोरी में और लगा देंगे, कोई बात नहीं। उनके पास लिमिटेड कैपिटल है ना। बैंक भी उनको पकड़ता है जब वो कहते हैं कि भाई मेरे ये जो डेटर्स हैं जिनको मैंने उधार माल बेचा था वो साहब 90 डेज से ज़्यादा के हो गए। बैंक कहता है मैं भी अब इनके अगेंस्ट भैया तुम्हें जो वर्किंग कैपिटल है वो नहीं दूंगा, इसको हटा दो, तो वर्किंग कैपिटल कम कर देता है उसकी है। तो डबल मार पड़ी, एक तो पैसा नहीं आया, जो बैंक से वो लोन मिल रहा था वर्किंग कैपिटल का इन डेटर्स के अगेंस्ट में, वो कहता है लाओ भैया ये भी वापस करो मुझे, ये भी नहीं मैं दूंगा, तो डबल मार पड़ गई बेचारे को। कई बार ऐसा हुआ कि वो पैसा रिकवर नहीं हुआ समय से, तो यूनिट ही बंद करनी पड़ जाती है इन छोटे व्यापारियों को। और ख़ास तौर से उनके कि इनके कस्टमर जो होते हैं, कई बार 2-3-4 कस्टमर हुए, उसमें से एक जो उनका क्लाइंट या कस्टमर हुआ उसने पैसा नहीं दिया, तो उसका तो पूरा बिजनेस खत्म है। वो अपने, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, तो बड़ी प्रॉब्लम है ये। और इसीलिए बेचारे ये कई बार बैंक के पीछे पीछे चक्कर काटते रहते हैं कि भाई साहब वो पैसा नहीं आ रहा डेटर से, तो आप ही वर्किंग कैपिटल बढ़ा दो, तो बैंक भी कैसे उसको करे। इसका जो समाधान है वो ये है, अगेन कंप्लायंस। तो क्या करना चाहिए, अभी क्या होता है, जैसे मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और मुझे आपने ऑर्डर दिया कि लो मैं आपको 20 लाख का ऑर्डर दे रही हूँ, तो मैं दौड़ता हुआ जाऊँगा कि यार ये तो बस मज़ा आ गया, मेरे पास तो 20 लाख का ऑर्डर आ गया, अभी तक तो मैं 4-5 लाख के ऑर्डर में काम कर रहा था, ये तो बड़ा ऑर्डर आ गया मेरे पास, फटाफट अपना माल खरीदूंगा, बनाऊंगा, बेचना, उसको आपको बेचने की तैयारी कर लूँगा। तो कभी भी ऐसा मत करिए। जब भी ऑर्डर हो, ये फ़ोन पे जो आप कोई करता है ना, उससे ऑर्डर नहीं, उसको बोलो कि साहब एक परचेज ऑर्डर दे दो। अब आप कहेंगे कि यार उससे तो नाराज़ हो जाएगा सामने जो हमारा कस्टमर है, वो कहेगा अच्छा मुझसे, तो आप उनको समझा के प्यार से कह सकते हो। परचेज ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई कोई राइटिंग में कोई फॉर्म वॉर्म भर के नहीं देना। आप उनको बोलो कि देखो जी, हमें आपको दोनों को याद रहे कि भाई क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, कब तक मुझे सप्लाई करना है, थोड़ा एक मेल पे आप मुझे भेज दो। अगर वो मेल पर भी आपको भेज दें बेसिक डिटेल, वही आपका परचेज ऑर्डर है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको परचेज ऑर्डर के बिना कोई भी सप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि वहीं से आपका बेस जो है वो शुरू होगा। कल आप कहेंगे कि पेमेंट नहीं दिया, तो आप बता सकते हैं कि देखो उन्होंने कहा था मुझसे खरीदने के लिए, मैंने उसी के हिसाब से सप्लाई किया। दूसरा, आपको इनवॉइस प्रॉपर, कच्चा पक्का भैया कुछ नहीं, देखो सब पक्का पक्का है, तो आपको प्रॉपर उसका इनवॉइस रेज करना चाहिए। इनवॉइस में मैं 2-3 चीज़ जरूर आपको बताऊंगा कि इनवॉइस में क्या करना चाहिए। सबसे पहले, जहां आप अपने इनवॉइस में जीएसटी नंबर लिखते हैं ना, वहीं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, नंबर लिख दीजिए। और हर एमएसएमई को उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूर लेना है, और अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन वहां पर अपने इनवॉइस पर लिख दीजिए, क्योंकि आपके जो बायर हैं वो ये ना कह सकें कि यार हमें तो पता ही नहीं था ये एमएसएमई है या नहीं है, मैंने तो इसलिए डिले कर दिया, वैसे आपका पेमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं बड़े वालों को तो करता नहीं हूँ, मुझे क्या पता आप एमएसएमई है। तो आप इनवॉइस पर लिख दीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कि भैया देख लो मैं एमएसएमई हूँ, रजिस्टर्ड हूँ मैं। और जहाँ पे नीचे नोट लिखते हैं ना, सब टोटल वोटल होने के बाद इनवॉइस, वहाँ लिखिए आई एम ए रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस and as per provision of the Micro Small Medium Enterprise Development Act 2006, buyer need to pay within 45 days, otherwise interest at the rate of 3 times of bank rate will be applicable under the provision of this act। ये लिख के रखो उसमें, ताकि सबको बिल्कुल खुलेआम पता चल जाए कि भैया ये तो एमएसएमई है, इनका पेमेंट हमें करना है। कोई फास्ट ट्रैक करने का भी तरीका होता है ऐसे आर्बिट्रेशन को, अगर कोई पेमेंट जब ये आप तक पहुंच गया समाधान में, इज देयर अ वे टू फास्ट ट्रैक समथिंग? देखिए, प्रोविजन तो फास्ट ट्रैक ही है। प्रोविजन इसलिए फास्ट ट्रैक है, मैं आपको बताऊं कि इस एक्ट में ये लिखा है कि जब हम कोई अपनी एप्लीकेशन यहाँ फाइल करते हैं समाधान पे, तो उनको जब ये रजिस्टर कर ले जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, उसके 90 डेज में इसका डिस्पोजल करना है। तो प्रोविज़न तो है, फास्ट ट्रैक से भी फास्ट ट्रैक है, मतलब 90 डेज तो कुछ हुआ नहीं, बहुत छोटा पीरियड है, 3 महीने में। तो मैंने आज कंप्लेंट करी, वो कह रहे हैं 90 डेज में कर देंगे भाई साहब आपका समाधान, लेकिन वो प्रैक्टिकली होता नहीं है उतना, है ना। तो नाम का फास्ट ट्रैक तो है। कुछ जगह पर हो भी जाता है, कुछ जगह पर मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे ही फाइल करते हैं एप्लीकेशन, तुरंत बाहर आ जाता है कि भाई साहब ले लो पेमेंट हमें। बट जो कुछ हैं जिनको लगता है कि कर लो, जो हमारा कोई क्या कर लेगा, नहीं देते। वैसे है जैसे आप सिगरेट के पैकेट पे लिखते हो ना, स्मोकिंग किल्स, टबैको किल्स, दिख तो रहा है। हाँ। पर अब क्या करें, करना तो है तो कर लेते हैं।
कई बार क्या होता है, मैंने देखा कि एक उल्टा भी होता है। कई बार हम जब कहते हैं जो एमएसएमई हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं आप ऐसे करो, अच्छा उनको कहते हैं कि अच्छा चलो आएंगे रोते हुए कि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा, हम उनको समझाते हैं चलो यार समाधान पे आपकी फाइल करते हैं, नहीं नहीं भाई साहब मेरे तो रिलेशन ख़राब हो जाएंगे बाहर से। तो हम कहते हैं डोनेशन करना है तो भैया मुझे भी दे जाओ आप कुछ माल वाल अपना। अगर आप डोनेशन करना चाहते हो फिर आप कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको डोनेशन करना है नहीं करना, आपको डोनेशन करना है। एक बार की मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक मेरे मित्र थे तो वो काफ़ी आते थे मेरे पास, उनका एक अच्छी फैक्ट्री थी बट उनको शौक था मतलब कि वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे मिलने आते थे। तो मैं भी नॉर्मली एक बिज़नेस की बात तो यही होती थी कि अच्छा बिज़नेस कैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन उनके बैंकर ने मुझसे कहा, वो उसको पता था कि मैं उनको जानता हूँ, कि भाई साहब आपके वो एक मित्र है ना उनका कुछ आजकल प्रॉब्लम चल रहा है क्या? तो मैंने कहा कि पता नहीं यार, अभी तो आए थे थोड़े दिन पहले, कोई किस लिए आप पूछ रहे हो ये? उनका आजकल वो इंटरेस्ट डिले कर रहे हैं यार वो, और वो तो कभी करते नहीं थे ऐसे। तो मैंने कहा अच्छा अब की बार आएंगे तो मैं पूछ लूँगा उनसे क्या प्रॉब्लम है। तो वो अगली बार जब आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब ये कुछ बिज़नेस कैसे चल रहा है? बोले भाई साहब बढ़िया चल रहा है बहुत। तो मैंने कहा बैंक का पैसा डिले क्यों करते हो यार, फिर टाइम से क्यों नहीं देते? अरे भाई साहब पैसा नहीं आ रहा। मैंने पैसा नहीं आ रहा मतलब क्या? पैसा बहुत बड़ा मार्केट में अटका पड़ा है और पैसा ना टाइम से आ नहीं रहा। तो मैंने बोला एक मेरे पास 250 करोड़ का ऑर्डर है यार, लोगे करोगे? अरे बोले वो तो, बोले भाई साहब जल्दी बताओ कहाँ से है कैसे? मैंने कहा मेरे हाथ में है, मैं दिला दूंगा आपको बिल्कुल। बोले भाई साहब दिला दो बस, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो मैंने कहा मैं ऑर्डर दिला देता हूँ, आप सप्लाई भी करो यार, पेमेंट नहीं आएगा। वो ये क्या मतलब? मैंने कहा तुम ऐसा ही बिजनेस कर रहे हो तो भैया ऐसे ही मैं तुम्हें बिजनेस दे रहा हूँ मैं तुम्हें। सो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों कि आप अपने जो पेमेंट कलेक्शन है उसमें आप सीरियस हैं या नहीं है। आप मत करो ना यार, टर्नओवर ज़्यादा है, टॉप लाइन मत बढ़ाओ ना, क्या करना है कम बिजनेस करो, प्रॉफिट उसमें होना चाहिए, पैसा कमाओ। हाँ, पैसा कमाओ। आपको लगता है कि यार मैं तो टर्नओवर बढ़ानी है मुझे उस कस्टमर को यार नाराज़ नहीं करना जो पैसा नहीं दे रहा मुझे उसको भी, तो भैया बढ़िया है यार, आप उससे बढ़िया संबंध बना के रखो, डोनेशन करो, हमसे भी ले जाओ ऑर्डर जितने चाहिए आपको। तो अगर किसी का पेमेंट डिले होता है, प्रॉब्लम है, तो आप उसको रेकमेंड करते हैं कि वो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाए, समाधान में डाले अपनी कंप्लेंट, अगर म्यूचुअली ये चीज़ नहीं डिसाइड हो पा रही है? नहीं, हम तो ये समाधान उसको देते हैं कि भैया हमारे पास आओ। जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये समाधान जो पोर्टल है यही हो, देयर आर मेनी अदर मीन्स आल्सो। अच्छा। और हम बहुत सारी तरीके से करते हैं इसको, केवल एक समाधान से नहीं, बहुत सारे तरीके हैं उसमें। तो हम कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम पूरी आपका कोशिश मतलब करें। एमएसएमई चेंबर्स के पास आओ। हाँ जी। अच्छा जी। और आप तो उनको देन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप Yes. उनको बता सकते हो कि आप कौन से रूट लो। तो हमने अपने चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में हमने पूरा एक लीगल टीम हमने बना रखी है। वो देखते हैं, असेस करते हैं पहले कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से हम किस तरह से इनका फास्ट ट्रैक में इनकी रिकवरी करा सकते हैं, और जो फास्ट ट्रैक में होता है उस तरह से हम उनकी कोशिश करते हैं रिकवरी कराने की। अब सर थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आजकल बहुत टॉक ऑफ द टाउन है एमएसएमईज और एसएमईज के लिए, वो है एसएमई आईपीओ। और अब ये कहना हो रहा है कि एसएमई आईपीओ स्कैम है। तो आप पहले बताओ, इस स्टेटमेंट से आप अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या आपको लगता है ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है अभी? नहीं, डिसएग्री करता हूँ। तो देखो स्कैम नहीं है, स्कैम नहीं है, पर हाँ मैं ये कहूँगा, मैंने, अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे, हो सकता है आपने वो देख के कुछ कह रहे हो, तो मैंने भी बहुत सारे जो आईपीओस जो एसएमईज के आ रहे हैं उनको हम लोग काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं, और कुछ एनालाइज करने में हमने भी देखा कि कहीं कहीं कुछ आईपीओ में, कुछ आरएसपी में जो इनका उसमें कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम लगी। पर ये स्कैम नहीं है। देखिए इससे जो ख़ास तौर से जो छोटे व्यापारी हैं ना, उनका सोर्स क्या है? उनका सोर्स या तो बेचारों की अपनी जो कैपिटल है थोड़ा बहुत वो होती है, या फिर वो बैंक से लोन के पीछे दौड़ते रहते हैं। उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट, मतलब बैंक की लोन भी देने की एक लिमिट है। तो अगर अपनी वैल्यूएशन इन एसएमईज की बढ़ानी है, इनको और पैसा पब्लिक से मिलना है, तो उसके लिए एसएमई आईपीओ बहुत ही अच्छा, एक मैं समझता हूँ कि एक प्रयास है दोनों एक्सचेंजेस का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बहुत अच्छा ये प्रयास है। इससे बहुत एसएमईज की बहुत वैल्यूएशन बढ़ी है, बहुत एसएमई शायद बहुत काफ़ी कुछ ग्रोथ भी कर पाई हों। मैं आजकल जो ये एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर कुछ चूक हैं, जहाँ पर प्रॉपर डिस्क्लोज़र नहीं है, वो डिस्क्लोज़र, मुझे लगता है कि क्या होता है कि देखिए कहीं ना कहीं जब तक हम बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइंट नहीं होंगे और हमारा एक ऐसा फेथ नहीं होगा कि जो अगर आ गया पब्लिक इशू उसमें
अप डाउन तो चलते रहते हैं शेयर मार्केट में, लेकिन कल कोई ऐसा फ्रॉड ना निकल जाए। जैसे बैंक हैं, अगर बैंक्स भी अगर उल्टे सीधे लोन देने लगे कि लोन देना तो हमारा काम है, देते रहो यार, कल अकाउंट एनपी होंगे तो दिक्कत होगी। अल्टीमेटली आगे आने वाले सही लोगों को शायद तब लोन नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे बैंक्स में हमने देखा कि उनके ऊपर आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगा देती है कि भाई अब आप और लोन नहीं दोगे क्योंकि पुराने दिए तो आपने गड़बड़ हो गया। तो मुझे लगता है कि फेथ बनाने के लिए जो मेरी जो एक मुहिम चल रही है वो यही है कि जो अच्छे लोग हैं प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ आएँ, और इतने अच्छे एसएमईज हमारे देश में हैं जो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पर बहुत अच्छा पब्लिक इशू ला सकते हैं। उनको आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। स्कैम वाली तो मैं कहूँगा कि कोई बात नहीं है, छोटा मोटा कहीं जहाँ मिस्टेक हो रही है उसको ठीक पर किया सर जाए। 1-1.5 साल में ये ट्रस्ट थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि करीबन आई थिंक 30 के करीबन ऐसी कंपनीज हैं जो एसएमई आईपीओ एक्सचेंज पर हैं, वो जो शायद 25% डाउन चल रही हैं, उसमें से 10 शायद 50% डाउन है। तो और ये पूरी लिस्ट आई है बाहर, मतलब ऐसा नहीं कि तो एक कहीं पे ना ट्रस्ट थोड़ा हिल रहा है लोगों का कि ये शायद एक बबल आया, जितनों ने अभी इन कैश कर लिया वो घुस गए उसमें, और अब उसके हमको एक्चुअल में उसके कहते हैं ना कि आईना सामने दिखा तो एक्चुअल में चेहरा दिख रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है, जो ट्रस्ट फैक्टर है थोड़ा एसएमई आईपीओ में वो कम हो रहा है। नहीं देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि सभी चिंतित हैं थोड़ा, और सभी चिंतित है से मेरा मतलब ये है कि हम सब चिंतित हैं तो पता नहीं भाई चिंतित हैं या नहीं। अगर रेगुलेटर चिंतित है तो मैं कहूँगा कि हाँ सब चिंतित है। तो सेबी ने अभी एक नोटिफिकेशन इशू किया, एडवाइजरी इशू की, और उन्होंने भी कहा कि उन्होंने तो कहा कि भाई हमने पास्ट में ये देखा है वो देखा है, काफ़ी कुछ गड़बड़ देखा है, थोड़ा प्रमोटर ये करते हैं वो करते हैं, मतलब उसके डिटेल में नहीं जाते। बट सेबी ने एक एडवाइजरी इशू करी और कहा कि भाई ये एसएमई आईपीओ में ये कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, ओवर वैल्यूशन होती है, जो एसएमई प्रमोटर हैं वो सब्ज बाग दिखा देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये इस तरह की कुछ एडवाइजरी इशू की सेबी ने। तो नेचुरली जो रेगुलेटर है वो तो हमसे तो बहुत ज़्यादा जानता है, तो वहाँ उन्होंने इशू की। अभी आपने देखा कि एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक एसएमई आईपीओ आया था, कई गुना सब्सक्राइब हुआ और पैसा पूरा आ गया, और बस वो लिस्टिंग होने वाली थी, उनकी लिस्टिंग रोक दी गई। उसमें हमने भी उसकी एनालिसिस की थी और हमने भी ये कहा था कि ये तो टोटल एक गड़बड़ चीज़ें हैं उसमें। तो ऐसे बहुत सारे कुछ केसेज, एक हमने अभी आपने सबने सुना है, बहुत वायरल हुई कि भाई मोटरसाइकिल की जो है वो छोटे छोटे 2 शोरूम हैं, 400 टाइम्स उसका सब्सक्राइब हो गया, 12 करोड़ की जगह 4800 करोड़ हो गया। तो मैं तो ये बात करता हूँ कि देश में जो महंगाई की बात करते हैं ना, मुझे तो रिजर्व बैंक को सलाह देने का मन करता है कि साहब ये आप अपना जो रेपो रेट है कम कर दो, कोई महंगाई नहीं हो रही। भाई साहब देखो तो 400 गुना सब्सक्राइब हो रहा है यार, लोगों के पास कितना पैसा है, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो भाई साहब, लोगों को सस्ते लोन भी दे दो। ऑन ए लाइटर मोड आई एम जस्ट टेलिंग दिस थिंग, यू नो, उनका अपना सोचना है और वो हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब शायद समय आ गया कि जो एसएमईज ऐसी हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हीं को आना चाहिए इस पब्लिक इशू में, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी सोच समझकर, ये छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, 1-1.25 लाख मैं रुपए इनफैक्ट आपसे लगाते पूछने हैं। ही वाली थी, इन्वेस्टर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको वो तो ये कोई इंस्टीट्यूशनल या ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स तो होते नहीं है, छोटे होते हैं जो करते हैं इन्वेस्ट, और फिर उनको पता चलता है यार ये हमें से छुपाया गया, ये हमने नहीं देखा, और उनका पैसा फिर जो है गया ही। अब मतलब उसको जो उन्होंने सोचा होगा हम इस पे 2x 10x 20x बनाएंगे, वो फिर होता नहीं है। और दूसरी तरफ से क्या है कि मार्केट में तो होड़ मची है, भाई आप ले आओ बस आईपीओ ले आओ और हम सब्सक्राइब कर लेंगे। लोग देखना ही बंद हो चुके हैं कि भाई आईपीओ किसका है, क्या है, क्यों है, थोड़ा कुछ तो उसके बारे में जांच कर लो। तो यहाँ पे भी मतलब बेचारा इन्वेस्टर यहाँ पे एटलीस्ट उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है, और फिर इवेंचुअली जब रिटेल इन्वेस्टर खरीद लेता है उसके लिए तब प्रॉब्लम है जब शेयर डिप हो जाता है। तो ये एक ना बड़ा ही कहते हैं ना चिकन एंड एग सिचुएशन हो गई है एसएमई आईपीओ में एटलीस्ट। तो समस्या क्या हो रही है कि कोई अगर ये कहे कि यार एक लॉटरी का टिकट खरीद लो और आज पैसे लगाऊं कल दुगने हो जाएं, तो सब खरीदना चाहेंगे ना उस टिकट को। तो ये शायद ऐसा कुछ लॉटरी का टिकट हो रहा है जो दुगने नहीं तिगने चौगने भी लगता था आदमी को हो जाएगा कि बस मैं शेयर्स लगाऊं इसमें, और 300-400 गुना 100 गुना 200 गुना सब्सक्राइब हो रहा है। तो नेचुरली डिमांड सप्लाई की बात है, तो सब लोग कहेंगे कि यार ये तो मज़ा आ रहा है, ये तो, और मिल नहीं रहा है। उसने 10 इशू में लगाया, एक में भी नहीं मिला, तो उसको लगता है कि यार ये तो लॉटरी का टिकट ही है, तो टिकट मिल ही नहीं। टिकट हो गई है ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं भी भुगत रहा हूँ अभी, मेरे घर में भी उसकी डिमांड है काफ़ी। तो
भैया दिलजीत जी कहाँ यार, आप इतनी महंगे महंगे टिकट बेच रहे हो यार, हैं, और हम लोगों को दुखी करते हो आप फिर कि हम सब ढूंढते रहते हैं आपके टिकट भैया। तो ऐसे ये उस टिकट की तरह ये आईपीओ हो रहा है, वो मिलता नहीं है, 200 गुना हो गया। तो मैंने आज लगाया तो प्रोबेबिलिटी आप देखो कितनी है, वो उसके दिलजीत जी के टिकट की तरह ही हो गया, वो मिलता नहीं है वो। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ नहीं मिलती ना वो फिर शायद बहुत कॉस्टली हो जाती है। तो लगता है कि यार अच्छा, और फिर उसकी अभी इसीलिए अभी ये भी गाइडलाइंस आई कि भाई जो लिस्टिंग है वो 90% से ज़्यादा पे नहीं होगी, क्योंकि वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना शायद लिस्टिंग हो रही होगी, तो इसलिए तो जितने रेगुलेटर्स हैं, एक्सचेंजेज हैं, वो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक अभी उसके पीछे दौड़ रही है। और जैसे आपने कहा कि पता नहीं होता, जैसे वो मोटरसाइकिल वाला किस्सा हुआ, एक आपने भट्टी जी का देखा होगा, वो गोलगप्पे के पब्लिक इशू लेकर आए थे, वो काल्पनिक बात थी, पर ये भी शायद काफ़ी कुछ जगह पर शायद काल्पनिक होने लगी कि 8 लोग हैं, कोई टर्नओवर नहीं है, अभी लॉस में चल रहे थे। मैं देखता हूँ कई केसेस में ऐसा है कि भाई पिछले 2-3 साल में तो 10-15 लाख के प्रॉफिट में चल रहे थे, खटाक से कुछ ऐसा जादू होता है, क्योंकि आईपीओ आना है तो कुछ ऐसा जादू होता है, पता नहीं होता होगा जादू, कुछ ना कुछ बिजनेस होता होगा, क्योंकि उनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट है, मैं कौन होता हूँ उस पर डाउट करने वाला। बट मैं समझता हूँ कि हर एसएमई का आईपीओ आना चाहिए यार, क्योंकि अगर आईपीओ आने से 15-20 लाख का प्रॉफिट 3 करोड़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो अच्छा है यार। हो सकता है ये आईपीओ का कुछ कमाल हो, कुछ ऐसा कुछ यंत्र मंत्र तंत्र हो उसमें कि भैया 15-20 लाख का प्रॉफिट है, 3 करोड़ का करना है, तो भैया आईपीओ लिखो पहले उतनी कंपनी के आगे कि आ रहा है, तो और फिर कुछ महीने तक बिल्ड कर लो वो तो कुछ अच्छा होता भी होगा, कुछ मुझे पता नहीं। मैंने देखा कि 1% प्रॉफिट है वो 15% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, बट हो सकता है कोई उनके जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो कुछ चेंज होती हो। वी आर नो बडी टू डाउट दोज थिंग्स आल्सो, बिकॉज ऑडिटेड बैलेंस शीट है उनकी, लेकिन कहीं कहीं कुछ संशय जरूर होता है कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो सलाह यही है कि भैया देखो, एक आरएचपी होता है, आप उनकी कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओ, जो एनएससी या बीएससी हैं जिस एक्सचेंज पर वो आ रहा है, आप उनकी वेबसाइट पर चले जाओ, उसका जो आरएचपी है उसको आप एक बार पढ़ लो, और 2 चीज़ पढ़ो, इतना लंबा आरएचपी होता है यार, वो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है जब मैं एनालाइज करता हूँ उसको। तो मैंने रिक्वेस्ट की भी है जो एक्सचेंजेज हैं कि भैया इसको छोटा कर दो, कम से कम इस आप 400-500 पेज का जितना बनाना है बना लो, कम से कम शुरू में एक 5-10 पेज का एक एग्जीक्यूटिव समरी तो दो। हो सकता है सरकार मान ले या ये एक्सचेंजेज मान ले हमारी बात को। तो 2 चीज़ मुझे चाहिए उसमें खास तौर से, भैया एक रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप बताओ कि बिजनेस का ये जो जिस बिजनेस में है उसका ओवरऑल इंडिया में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है, यार वो सब पता है हमें। आप बता दो एक एग्जीक्यूटिव समरी में जो रिक्वायरमेंट है उसको रखो, बट आप बताओ कि भाई इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या हैं, ये तो हमें बता दो, पिछले 3 साल के प्रॉफिट क्या है, टर्नओवर क्या है, बढ़ा घटा क्या हुआ, लॉस में थी, प्रॉफिट में थी, प्रमोटर्स कौन हैं, और इसका एंड यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एंड यूज़। भैया मेरे पैसे जो ले रहे हो ना उसका करोगे क्या, ये तो बता दो। जब बेटे को भी आप या बेटी को आप पॉकेट मनी देते हो तो उसको पूछते तो हो ना, भैया क्या कर रहे हो तुम, इसका कैसे कर रहे हो, थोड़ा तो कंट्रोल रखना चाहते हो, है ना। 100-200 रुपये महीना, 500 रुपये महीना आप पॉकेट मनी दे रहे हो तो आप देखते हो कि वो क्या हो रहा है। यहाँ पर आप करोड़ों रुपए में आप पैसा दे रहे हो, आप देखते नहीं हो कि भाई वो एंड यूज़ क्या करेंगे उस पैसे का। जो एंड यूज़ होगा उसका, उससे भैया कंपनी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी। आपने अनसिक्योर्ड लोन डायरेक्टर्स का ले रखा था, उनका वापस कर दिया इससे लेके, तो भैया उससे ग्रोथ कैसे होगी, जरा हमें भी तो बता दो। सपोज मैंने देखा कुछ कंपनी में ऐसे है कि डायरेक्टर्स ने लोन दे रखा है, ब्याज भी नहीं चार्ज कर रहे बेचारे, उसका वापस कर रहे हैं। भाई इंटरेस्ट हो तब भी समझ आता है चलो इंटरेस्ट कम हो जाएगा मेरे पैसे से, तो मेरे पब्लिक से पैसा लेके आप अपने डायरेक्टर्स लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रोथ कैसे होगी, उससे उस पैसे की मेरी जो वर्थ है वो कैसे बढ़ेगी, मुझे आप डिविडेंड कैसे दोगे। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को थोड़ा जो आरएचपी हैं उनको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो आइए हमारे चैनल पे देखिए, हम कोशिश करते हैं कुछ जो आईपीओज हैं एसएमई के उनकी हमने एनालिसिस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जितने भी आईपीओ आ रहे हैं एसएमई में खास तौर से, क्योंकि मैं एसएमई को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनको लाएं। और अब हम एक नई चीज़ शुरू करने वाले हैं जो शायद थोड़ी और डरावनी हो सकती है, कि हम जितने आईपीओ आ चुके हैं पुराने एसएमई के, उनका हम एनालिसिस करने वाले हैं कि आपने किस काम के लिए पैसा लिया था, क्या आपने प्रोजेक्शंस दिखाया था, उन प्रोजेक्शंस को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, जिस काम के लिए पैसा लिया था पैसा वहीं यूज़ किया आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से या नहीं किया। ताकि उद्देश्य केवल एक ही है, उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि कोई हम निगेटिव यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाह रहे हैं। एम जो है वो मेरा हमारा चैम्बर का केवल एक है कि ये जो एसएमई आईपीओ हैं ये बहुत
फलें फूलें, बढ़ें, आगे चलें। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट है वो बना रहे उसमें, जो रेगुलेटर्स हैं उनका ट्रस्ट बना रहे, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका ट्रस्ट बने ही नहीं और आगे बढ़े, ताकि जो एलिजिबल और जो अच्छे एसएमईज हैं वो अच्छे वैल्यूएशन पे अपना जो आईपीओ लेकर आ सकें। तो सर एक एसएमई होता है, मतलब उसको किस रेवेन्यू तक अगर वो पहुंच जाए, लेट्स से दैट्स द राइट टाइम टू थिंक अबाउट एन आईपीओ इफ ही वांट्स टू गो फॉर एन आईपीओ। ऐसा नहीं कि मैं अभी यार मेरा 1 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है हर महीने जिसमें प्रॉफिट मैं कुछ निकाल नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं आईपीओ में जाना चाहती हूँ। मतलब लॉजिकली अगर आप कोई ऐसे स्टैट्स दे सको या फिगर दे सको कि यार आपका इतना अराउंड रेवेन्यू हो जिसमें आप इतना घर लेके जा रहे हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एन आईपीओ। देखिए नंबर तो कहना मुश्किल है, बट मैं आपको बताऊं नॉर्मली जो होता है पी रेशो होती है, तो उसमें ये होता है कि भाई 15 का मैं समझता हूँ, मतलब जो आपका जो प्रॉफिट है उसका अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दें उसको, तो वो कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए और उसका आप 25-26% आप ऑफलोड कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का 3-4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, 3 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप 15 से अभी तो 20-22 तक और भी ज़्यादा शायद मल्टीप्लायर हो गए हैं, उन पे थोड़ा शायद कंट्रोल होना चाहिए या उनको थोड़ा अच्छे ध्यान से देखना चाहिए कि भाई ये ठीक वैल्यूएशन हो रही है या नहीं। बट मैं समझता हूँ 15 के करीब अगर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो 45 करोड़ का अगर 3 करोड़ का प्रॉफिट है, 4 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 60 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, उसका 25% आप ऑफलोड कर सकते हैं, है ना। तो 15 करोड़ रुपए का, 18 करोड़ का ऐसा आपका जो पब्लिक इशू है वो आ सकता है। फिर पब्लिक इशू, केवल पब्लिक इशू लाना है ये मतलब नहीं होना चाहिए। भाई आप उसका करोगे क्या, आपके पास उतना बिजनेस है या नहीं, आप एक्सपेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते। वो पैसा घर तो लेके जाना नहीं है, आपको बिजनेस में लगाना है, तो आपके पास ऑर्डर होने चाहिए उतने, आपका एक प्लान होना चाहिए, एक्सपेंशन प्लान क्या है, उस एक्सपेंशन प्लान से आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ एक्सपेंशन प्लान जो है वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ऐसा लगे कि अनड्यू कुछ हो आपको। क्योंकि कई बार मैंने देखा, मुझे कुछ लोग मिले अभी, उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पास इस सन में मेरा पब्लिक इशू आया और मेरे पास बहुत पैसा आ गया, अगले 3 साल मेरे बहुत कठिनाई के बीते। अभी एक कोई मुझे प्रमोटर बता रहे थे, तो आप कहेंगे तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई बहुत पैसा आ गया पब्लिक इशू से और फिर मेरे 3 साल बड़े मुश्किल से बीते, बहुत केस लटरम शटरम ये सब तरह की मुसीबतें मैंने झेली। तो मैं समझ तो गया, तो मैंने बोला कि आपने ओवर एक्सपेंशन कर लिया? तो उसने कहा हाँ सर। क्या होता है कि कई बार जब कुछ थोड़े पैसे आते हैं तो लगता है कि अब यार 20 करोड़ आ गए, अब तो 1000 करोड़ तक पहुंचना है, तो वहाँ दिक्कत है। तो उल्टे सीधे सब ऑर्डर ले लिए हैं, कुछ ओवर एक्सपेंशन में चले गए। ओवर हायरिंग बहुत करते हैं लोग, मैंने काफी केसेस वहाँ देखे हैं जब पैसा कहीं से आता है, नॉट आईपीओ जनरली पैसा आता है, तो लोग इतनी ओवर हायरिंग और एक्सपेंसिव हायरिंग करते हैं, फिर उनको समझ आता है ये किसी काम के नहीं है। देखो एक ना बहुत पुराना एक कहावत है कि ओवर फाइनेंसिंग इज वर्स देन अंडर फाइनेंसिंग। ये कैसे होता है, मतलब ज़्यादा पैसा आना, कोई कहेगा यार ये क्या बात कर रहे हैं मुकेश मोहन, तो आपके चैनल पे आके यार ये बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, आप अपना बंद करवा रहे हैं इनसे पॉडकास्ट करना। तो पर क्या होता है, जैसे देखो ओवर फाइनेंसिंग में क्या होता है, आपके पास जब पैसा ज़्यादा है ना, तो आपने किसी को उधार दे रखा है, भूल जाओगे यार, याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। और बहुत सारे जैसे आपने कहा ओवर हायरिंग कर ली, बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो कर लिया, उनको देखते नहीं हो, पैसा बहुत यार करते, हाँ खर्चे कर लिए, तो आप उनको ध्यान नहीं दोगे। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम आएगी तब लगेगा कि यार ये तो, आप किसी को लाख रुपए भी दे रखे होंगे ना उधार या कहीं से करें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा खूब उल जलूल खर्चे कर रहे थे, जब प्रॉब्लम आई तब उनके हमने निकलवाया कि यार जरा देखो तो अपने डेटर्स की लिस्ट तो निकलवाओ जरा, कितने कितने, तब निकली कि यार ये तो 50 लाख तो ऐसे नहीं पड़े हुए इधर, किसको पूछा ही नहीं है। हमने देखा कि यार ये कितने पुराने हैं, तो उन्होंने कहा ये 3-3.5 साल हो गए भाई सब। तो हमने कहा भूल जाओ, इसको बट्टे खाते में डाल दो, क्योंकि लिमिटेशन लॉ है, 3 साल से अगर आपने किसी से पैसा नहीं मांगा, उसने नहीं दिया, तो जय राम जी की, वो पैसा मर गया, उसका राम नाम सत्य हो गया, ठीक है। तो इसलिए ओवर फाइनेंसिंग इज़ वर्स देन अंडर फाइनेंसिंग। और उसी में, और मैं तो ये मानता हूँ कि जो बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनके फेल होने का एक कारण ये भी होता है कि वो ओवर एक्सपेंशन में चले जाते हैं, ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं। धीरे स्टडी ग्रोथ अगर आप करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो अल्टीमेट ग्रोथ है उसमें कोई भी रुकावट हो सकती है। तो सर आप बुलिश हैं सेमी आईपीओ पे, आपको लगता है कि दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग? 100%। ऑन दैट नोट हम एक क्विक राउंड करेंगे अब टू एंड दिस पॉडकास्ट, जिसमें यू हैव टू चूज ईदर और, तो आप चूज कीजिएगा आपका क्या फेवरेट होगा उसमें से।
मुद्रा लोन या स्टैंड अप इंडिया स्कीम? देखिए दोनों ये वैसे अलग हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर आपको, अब जैसे मैं इसलिए बताऊं, आपको क्विक रिप्लाई में इसलिए नहीं दे सकता, आपने कहा मुझे 50 लाख लोन चाहिए, तो मैं आपको कहूँ नहीं नहीं मुद्रा ले लो। अब मुद्रा वाला तो बेचारा दे ही रहा है 10 लाख रुपए, तो इसका शायद एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, कोलैटरल फ्री लोन या लो इंटरेस्ट लोन? लो इंटरेस्ट लोन, अगर आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है तो यू शुड गो फॉर लो इंटरेस्ट, क्योंकि अगर कोलेटरल आप देंगे बैंक को तो आपको लो इंटरेस्ट में मिलेगा। तो मेरा तो यही सलाह होगी कि अगर आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है देने के लिए, भैया आप दे नहीं रहे हो किसी को, सिक्योरिटी आपके पास है, उस घर में आप रहो, मजे करो, ऐश करो, आप क्या करते हैं उसके पेपर एक दे देते हैं बैंक को। बैंक क्या करता है, बिना लॉकर का रेंट लिए हुए वो आपके डॉक्यूमेंट जो है ना सेफ कस्टडी में रखता है, लॉकर का रेंट भी नहीं लेता उसके लिए। तो अगर कोलेटरल सिक्योरिटी है तो यू शुड गो फॉर द लो इंटरेस्ट। ठीक, आपके फेवरेट है मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमईज है या सर्विस एमएसएमईज है? दोनों है, मैं दोनों बच्चे हैं, और तीसरा आप भी कोई बच्चा भी है, एक एक और नहीं है, चूज करते। नहीं तीसरा भी बच्चा है, ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग? तो आज ट्रेडर्स जो हैं वो भी अपने आप को उद्यम में रजिस्टर कर सकते हैं, है एक लिमिटेड पर्पज़ के लिए है, उनका रजिस्ट्रेशन केवल प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए है और बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलते। जीएसटी रिफॉर्म्स या टैक्स बेनिफिट्स? नहीं, जीएसटी रिफॉर्म्स बहुत अच्छा है। देखो जीएसटी से क्या हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था कि स्कीम बैंक लेके आया कि भैया बैलेंस शीट नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं चाहिए, जीएसटी का बस आप बता दो। तो जीएसटी की वजह से इतने लोगों को आज लोन मिल पा रहा है, इतने लोग अपनी ग्रोथ कर पा रहे हैं, जो पहले बेचारे कैश में धंधा करते थे, है ना, वो आज जीएसटी आने की वजह से, जब उन्होंने जीएसटी में शो किया तो वो फॉर्मल सेक्टर में आ गए। तो जीएसटी रिफॉर्म्स इज वन ऑफ द बेस्ट रिफॉर्म इन फैक्ट दिस गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इट। टेक अडॉप्शन और ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स? ट्रेडिशनल में भी अगर आप टेक को यूज नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स, प्राइवेट फाइनेंसिंग? दोनों इंपॉर्टेंट हैं सर आपने मेरा वन चूज वन तो खत्म ही कर दिया। कर दिया। तो देखिए ये क्या है, ये मुझे लगता है कि मेरे पॉडकास्ट में शायद ये चलेगा नहीं, वो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सरकार कुछ और कहती है, गवर्नमेंट स्कीम कुछ और हैं, जो प्राइवेट लेंडर हैं उनकी कुछ स्कीम्स अलग हैं। तो जो रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से आपकी, जैसे मैंने आपको कहा कि हर लेंडर अपनी अपनी स्कीम लेकर आ रहा है, तो जो प्राइवेट लेंडर भी है ना, उनका भी कहीं ना कहीं आरबीआई के तो नेट में वो भी हैं, मतलब उनका रेगुलेटर एक ही है। और गवर्नमेंट स्कीम हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, एक ही असूल कि भैया आपका प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, बिजनेस वायबल होना चाहिए, जिससे चाहे ले लो यार। एसएमई आईपीओ या क्राउड फंडिंग? नहीं, एसएमई आईपीओ नेचुरली अल्टीमेटली इज गोइंग टू बी ए बिग थिंग। तो मैंने एक में तो आपको बता दिया कि आप एसएमई आईपीओ के लिए तैयारी कीजिए। आप छोटे भी बिजनेसमैन हैं, पार्टनरशिप में भी करते हैं, प्रोप्राइटरशिप में भी बिजनेस करते हैं, तब भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप जब अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप जब सोचें कि मैं आईपीओ लेकर आ रहा हूँ, अगर आपका बिजनेस अच्छा है तुरंत कंपनी बनाइए, तुरंत आइए, पब्लिक इशू लेकर आइए। जॉब क्रिएटर, जॉब सीकर? 100%, इसमें तो मेरा एक जवाब है ही, बिल्कुल इसमें तो कोई बात ही नहीं है। जॉब क्रिएटर बनना है हमें, जॉब सीकर क्यों बनना है। और मैं इसमें बताऊं, हमने एक एमएसएमई मित्रा करके एक स्कीम, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं इसमें जॉब क्रिएटर बनना तो हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं। इस एमएसएमई मित्रा का कंसेप्ट ही ये है कि हम एमएसएमई मित्र बना रहे हैं हर जगह, देश के कोने कोने में, हर छोटे छोटे कस्बे, गांव, शहर में हम बना रहे हैं। उनको जाना होता है, एमएसएमई से मिलना होता है, एमएसएमई को जो स्कीम्स हैं वो बतानी होती है। बहुत सारी स्कीम हमने लॉन्च कर रखी हैं, उनको उन स्कीम्स का फ़ायदा देना होता है डोर स्टेप पर एमएसएमईज़ को, और उनसे एक भी पैसा लेना नहीं है। और हम इन एमएसएमई मित्रा को जितना वो मेहनत काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको पैसे दे रहे हैं। और हमारे एमएसएमई मित्र 1-1 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको भैया जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, एमएसएमई मित्र बन जाओ, चलो आपने एक और अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योर बन जाओ आप। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जिस समय से जिस समय तक काम करना हो काम करिए, जितना काम करना है काम करिए, और फिर जितना कमाना है उतना कमाइए। तो जॉब क्रिएटर इज द ओनली थिंग। लास्ट क्वेश्चन सर, एक ऐसा इनिशिएटिव या स्कीम या रिफॉर्म, कुछ भी आप मेंशन करिए, which is or is going to be a game changer for MSMEs। एक सिंगल, एक ही करना सर, 2-4 मत बोलना इसमें। तो देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जो एमएसएमईज हैं उनके लिए जो डिलेड पेमेंट का अगर समाधान सही तरह से हो जाए, इट विल बी ए गेम चेंजर। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए उसका लॉजिक भी मैं आपको बताता हूँ कि ना तो फिर वो बैंक के पास बहुत ज़्यादा उसको जाने की ज़रूरत है। अगर वो अपना आज सामान बेच रहा है बना के,
और कल उसका पेमेंट मिल जाए उसको, या 1 हफ्ते 10 दिन में मिल जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोन वोन के चक्कर में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक गेम चेंजर मैं समझता हूँ एमएसएमई के लिए, अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि जो अपना सामान बेचे या सर्विस दे उसको समय से उसका पैसा मिल जाए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर हो सकता है। और इसके लिए शायद जीएसटी वगैरह जो पोर्टल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये अपना सामान बेचते हैं, जीएसटी और अपनी जेब से देते हैं, तो 100 रुपये का तो सामान दे दिया, 18 रुपये सरकार को भी दक्षिणा दे के आते हैं कि भाई साहब आप भी ले लो हमारे से 18 रुपीज़, उसको तो 100 भी नहीं मिलता, ये 18 और उसकी जेब से गए। कैश फ्लो फॉर अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर इज किंग। जी, तो जी। उसके लिए यही किंग है, अगर कैश फ्लो उसका सही बैठ जाए बिल्कुल। तो आई थिंक उसको बाकी समस्याएं बहुत कम और मैनेजेबल हो जाती हैं। बिल्कुल। उसी नोट पे थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मेरे पॉडकास्ट का नाम समझे क्या है, तो मैं होप करती हूँ कि लोग समझें कि भाई ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो सकती है। देयर इज़ एक बॉडी है जो है रिस्पॉन्सिबल और कर सकती है ये प्रॉब्लम सॉल्व। और थैंक यू सो मच, आप आए, आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए, मेरे भी काफ़ी एक्चुअली डाउट्स क्लियर हुए हैं आज। एंड मैं अपनी ऑडियंस को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप ये पॉडकास्ट देखिए और नीचे अपने क्वेश्चंस ज़रूर लिखिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रेलेवेंट हैं और आपके एमएसएमई चेंबर्स उनको हेल्प कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस हम आपकी टीम को देना चाहेंगे ताकि आप उनसे कनेक्ट कर सकें और किसी तरीके से उनकी हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन ज़रूर लिखिए। अगर आप को लोन की प्रॉब्लम है, डिलेड पेमेंट्स की प्रॉब्लम है, कोई स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं, कोई बिजनेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, और अब तो सर ने एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बताई है एमएसएमई मित्र, तो वो भी आप उसके लिए भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ लिखिए। सर का चैनल है एमएसएमई हेल्पलाइन का, आप उसको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिनको इस एमएसएमई के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में उनको ये जानकारी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, और फ़ैन इसलिए हूँ कि आपने जो ये जो चैनल, आपने जो नया इनिशिएटिव शुरू किया है, समझे क्या, तो भैया मैं तो बहुत कुछ समझ के जा रहा हूँ आज। और जब आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं ना, तो मैं भी सोचता हूँ कि अच्छा ये सब चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, मैं समझा सकूँ। और आपने जो इतना बढ़िया ये इनिशिएटिव शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं शायद वो अब फेल्योर का मुंह नहीं देखेंगे। वैसे फेल भी एक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फर्स्ट फेल का जो फुल फॉर्म है वो है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो मैं समझता हूँ कि ये समझे क्या जो चैनल है, ये बहुत ही नायाब आप एक काम कर रही हैं। और ये मैं कहूँगा कि ये आपका पॉडकास्ट नहीं है, मैं तो कहूँगा ये आप एक सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, और आप सबको भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक दिस पॉडकास्ट, और देखते रहिएगा। और अगर आपको बताना है आप और कौन से गेस्ट्स को देखना चाहते हैं या और कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो भी प्लीज़ कॉमेंट्स में लिखेगा, एंड आई विल मेक श्योर कि हमारी टीम उससे रिलेटेड गेस्ट्स इस पॉडकास्ट पे बुलाएं। थैंक यू सो मच। आज के लिए समझे क्या।